हेलो एंड वेलकम टू द क्लास एवरीवन। तो अपना वेक्टर एंड 3D टॉपिक चल रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने 2019 के सीडी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में 2018 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है 3, -1, 2 और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इन दो लाइंस को। ठीक है, पहली लाइन ये जिसको परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन ये जिसको हमारी रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, जो लाइन अपने को चाहिए उसके डायरेक्शन रेशियोज ABC सपोज कर लेता हूँ। और हमें पता है कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, cos θ = A1A2 + B1B2 + C1C2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट और उनका सम, और डिनोमिनेटर में आता है √A1² + B1² + C1² एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये दोनों लाइंस कैसी है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 होगी। थीटा 90 यानी कि cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली, 0 आने वाली। ये 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा तब। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या है, 0 है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं। हमारे रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ABC है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 2, -2 और 1। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, इसका मतलब पहला इक्वेशन अपने को ये मिलेगा कि A × 2 यानी कि 2A प्लस B × -2 यानी कि -2B और C × 1 यानी कि +C = 0। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से हमारी रिक्वायर्ड लाइन इसको भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम करेंगे और इसको = 0 कर देंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, A - 2B और प्लस का 2C = 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। ABC की वैल्यू निकलेगी कैसे, डिटरमिनेंट का शॉर्टकट तरीका हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, A की वैल्यू निकालने के लिए A के कोएफिशिएंट्स को छोड़ दो तो क्या मिलेगा, -2, 1, -2, 2। ठीक है, तो ये हो गया -4 + 2 यानी कि -2। A की वैल्यू -2 आ गई। B की वैल्यू निकालेंगे, B की वैल्यू नेगेटिव में निकलेगी, हाँ ध्यान रखो। ठीक है, इसको B के कोएफिशिएंट्स को छोड़ दो तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2, 1 और 1, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 -1 यानी कि -3। अच्छा, और C की वैल्यू निकालने के लिए C के कोएफिशिएंट्स को इग्नोर कर दो तो क्या बचा, 2, -2, 1, -2 यानी कि -4 और प्लस का 2 यानी कि अगेन -2। ठीक है, समझ में आ गया। तो A की वैल्यू क्या आ रही है, -2, B की वैल्यू आ रही है -3 और C की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो इक्वेशन तो आ जाएगा लाइन का। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। अब आई होप कि यहाँ पे दिखेगा आपको, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x - x1, है ना। इन पॉइंट्स को क्या मान लेंगे, x1, y1 और z1। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन x - x1 यानी कि x - 3 अपॉन में a यानी कि -2 इक्वल टू y - y1, y1 यानी कि कितना, -1, तो -+1 अपॉन में कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इक्वल टू z - z1 यानी कि z - 2 अपॉन में c यानी कि -2। ठीक है, तो माइनस क्या है, तीनों में है, तो माइनस को एलिमिनेट कर दो तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, x - 3/2 = y + 1/3 = z - 2/2। इसको देखोगे तो कहाँ दिखेगा, ऑप्शन C में आई गेस, है ना। ऑप्शन C करेक्ट है, x - 3/2 y + 1/3 z - 2/2 करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C है। और कहीं तो नहीं दिख रहा ना ऐसे, 2, 3, 2 यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर x - 3 नहीं, x + 3। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन C है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर अपने को 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, A बार, B बार और C बार, और ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं और इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो है 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, हमें इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो बॉक्स प्रोडक्ट दिया हुआ है इसी से शुरू करेंगे, A बार + B बार + C बार, B बार - A बार एंड C बार। ठीक है, इस बॉक्स प्रोडक्ट को अगर आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट A बार, B बार, C बार। अगर ये किसी को नहीं आता है तो लास्ट लेक्चर देख लेना। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने इस टाइप के 2 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम लोग ने क्या किया था, बॉक्स प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई किया था। ठीक है ना। चलो, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट A बार, B बार, C बार कैसे आ रहा है। अब बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू होती है A बार डॉट B बार क्रॉस C बार। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो B बार क्रॉस C बार है इसको एक नया वेक्टर D बार कंसीडर कर लेता हूँ।
ठीक है, बी बार क्रॉस सी बार को क्या मान लेंगे, एक नया वेक्टर मान लेंगे डी बार, ठीक है। अच्छा, अब देखो ए बार बी बार और सी बार ये कैसे हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी कि इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं कि ये ए बार है, ये बी बार है और ये सी बार है। जब आप बी बार क्रॉस सी बार निकालोगे तो बी बार क्रॉस सी बार से जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन ए बार के पैरेलल होगी, है ना, क्योंकि जब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन को, और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसके पैरेलल हो रही है, ए बार के पैरेलल हो रही है। यानी कि जो डी बार है और ए बार है ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। समझ में आ गया, पैरेलल है इनके, इसका मतलब क्या, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। अच्छा चलो, तो क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ डी बार इंटू में कॉस टीटा, इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस टीटा। लेकिन टीटा कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि ए बार और डी बार एक दूसरे को पैरेलल हो गए, ठीक है। और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 इसको भी हटा दो। अच्छा, अब क्या करना है, डी बार की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 2 इंटू ए बार का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। और डी बार का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार निकालना है, ठीक है। तो बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी बार का मैग्नीट्यूड सी बार का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों आ रहा है, साइन टीटा होता है, टीटा 90 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि बी बार और सी बार में तो 90 डिग्री का एंगल है ना, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे। साइन 90 फिर से क्या होता है, 1 होता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू 3, क्योंकि बी बार का मैग्नीट्यूड 2 है और सी बार का कितना है, 3 है। इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 12, ठीक है। क्या मिलेगा, 12। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर अपने को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी क्यू और आर, और ये तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर है। हमें क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है -4, 3, 5 एंड 4। तो इसका सोल्यूशन देख लेंगे। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, पी क्यू और आर, इसका मतलब पी क्यू बार विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ पी आर बार, है ना। कोलिनियरिटी की कंडीशन है वो अप्लाई कर लेंगे, फिर वेक्टर्स फाइंड करके कंपैरिजन कर लेंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पी क्यू बार निकाल लेते हैं। पी क्यू बार क्या हो जाएगा, 3 - 4 यानी कि -i कैप, प्लस में y - 5 का j कैप, और प्लस में 4 - x का k कैप, बराबर में लैम्बडा टाइम्स पी आर बार 5 - 4 यानी कि i कैप, प्लस 8 - 5 यानी कि 3j, और 0 - x यानी कि -k कैप। समझ में आ गया, चलो कंपैरिजन कर लेते हैं। आई कैप वाले को कंपेयर कर लो तो क्या मिलेगा, -1 इक्वल टू लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा इक्वल्स टू -1। समझ में आ गया। नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेंगे, y - 5 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, यानी कि y - 5 इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3 + 5 यानी कि 2 के बराबर। अच्छा, x निकाल लेते हैं, 4 - x इज इक्वल टू -x लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू -1 है, तो दिस विल बिकम -4 - x इक्वल टू +x। x को इधर ले लो तो 4 इक्वल टू 2x हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x + y कर लो, क्या मिलेगा, 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर अपने को 3 प्लेन्स दिए हुए हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, ठीक है। इन तीनों प्लेन्स के बारे में बता रहा है कि दे पास थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। तीनों प्लेन्स कहाँ से पास हो रहे हैं, कि स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तीनों भी प्लेन्स कॉन्करेंट है। समझ में आ गया। अब तीनों भी प्लेन्स कॉन्करेंट है तो कॉन्करेंट की कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। कॉन्करेंट की कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर। किसका डिटर्मिनेंट, प्लेन्स के इक्वेशन में x, y और z के कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 1 - c - b, और यहाँ पे मिलेगा c - 1 + a, और यहाँ पे मिलेगा b, a और -1, ठीक है। समझ में आ गया। ये कॉन्करेंट की कंडीशन है। तीन प्लेन्स कॉन्करेंट होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से a² + b² + c² की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो तो सॉल्व करेंगे। दिस इज प्लस माइनस एंड प्लस, 1 इंटू में माइनस +1 - a² माइनस प्लस c हो जाएगा। यू विल गेट -c - ab, फिर यहाँ पर आएगा -b और ac + b इक्वल टू में 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1 - a² - c² - b² इक्वल टू 0। a² + b² + c² की वैल्यू चाहिए, इसको और इसको तीनों को क्या करो, राइट में भेज दो। तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, 1
माइनस ए बी सी माइनस 2abc, और राइट में ये सब जाकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, a² + b² + c², किसके बराबर आ रही है, 1 - 2abc के, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दो लाइंस दी हुई है, पहली लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरी लाइन का इक्वेशन ये है, और ये दोनों भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों भी लाइंस एक ही प्लेन में लाई कर रही है, एक प्लेन में होंगी तभी तो इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि दोनों लाइंस कैसी है, कोप्लेनर है। तो यहाँ पर क्या लगेगी, कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगेगी। अगर हमारे पास दो लाइंस हो जिनका इक्वेशन इस फॉर्म में हो और ये दोनों भी लाइंस अगर कोप्लेनर हो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कौन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, x1 x2 y1 y2 z1 z2 की वैल्यूज फाइंड करनी है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो तो देखो x1 की वैल्यू निकालता हूँ। x1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, y1 किसके बराबर है, -1, और z1 किसके बराबर है, 1। ठीक है, x2 किसके बराबर है, x2 बराबर है 3 के, और y2 किसके बराबर है, y2 बराबर है k के, और z2 बराबर है 0 के। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अपने को मिलेगा x2 - x1 यानी कि 3 - 1 2, y2 - y1 यानी कि k + 1, और z2 - z1 यानी कि 0 - 1 -1, a1 b1 c1 2 3 and 4 2 3 and 4, इनके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, 1 2 1 = 0। सॉल्व कर लो, k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अच्छा यहाँ पर मैंने भी आंसर नहीं लिखा हूँ। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते, देख लेते k की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो वी विल गेट 2 × 3 = 1 3 -8 यानी कि -5, माइनस में k + 1 इंटू में 2 - 4 - 2 एंड -1 × 4 - 3 1 = 0, -10 माइनस प्लस 2k + 2 - 1 = 0, -10 - 1 - 11 हो जाएगा, -11 + 2 -11 + 2 -9, तो 2k की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 9 के बराबर, यानी कि k = 9/2। समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, इफ अ लाइन मेक्स 120 डिग्री and 60 degree with the positive directions of x and z axis respectively, then angle made with the positive direction of y axis is equal to what? Options are 150 degree, 60 degree, 135 और 120 डिग्री। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। हमें अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है 120 डिग्री और गामा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। हमें क्या करना है, बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें पता है कि कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स और उनका स्क्वायर, और फिर सम करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है ना। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा = 1। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos 120 का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा यानी कि 60 cos 60 का स्क्वायर = 1। cos 120 डिग्री कितना होता है, -½ होता है। ठीक है, -½ का स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos बीटा का स्क्वायर प्लस cos 60 यानी कि अगेन हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा = 1। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, यहाँ पे 1/4 लिख लेंगे, और 1/2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1/4 होता है। 1/4 + 1/4 करो, क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। इस हाफ को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 - हाफ। तो हमको क्या मिल रहा है, cos बीटा का स्क्वायर हाफ के बराबर। cos बीटा का स्क्वायर किसके बराबर मिल रहा है, हाफ के बराबर। ठीक है, तो cos बीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos बीटा हो जाएगा ±√1/2 के बराबर। ठीक है, यानी कि 1/√2। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, तो cos बीटा की वैल्यू या तो +1/√2 है या तो -1/√2 है। +1/√2 कहाँ पर होती है, +1/√2 तब होती है जब बीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, और -1/√2 कब होगी, जब बीटा की वैल्यू 135 डिग्री हो जाए। तो 45 डिग्री तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, 135 है, तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने सेशन का। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, L and M are 2 points with position vectors 2a bar minus b bar and a bar plus 2b bar respectively. Then position vector of the point N
विच डिवाइड्स LM इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली इज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट N के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ये पॉइंट N क्या कर रहा है, सेगमेंट LM को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट L के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, है ना। पोजीशन वेक्टर से मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। फिर M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 2। ठीक है, N के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन से। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 - nx1 अपॉन m माइनस n, my2 - ny1 अपॉन m माइनस n। इससे हमको क्या मिल जाएंगे, n के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, उससे वेक्टर निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब सवाल बनता है कि x1 y1 और x2 y2 क्या है। ठीक है, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। अगर आप इसको मानोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, LM जो पहले दिया हुआ है उसी को x1 y1 मानो, और जो बाद में दिया हुआ है उसको x2 y2 मानो। अच्छा, और m और n क्या है, जो रेशियो दिया हुआ होता है वहाँ से अपने को m और n की वैल्यू मिलती है। m क्या है, 2 है, और 1 क्या है, n है। सारी वैल्यूज इधर पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, mx2 यानी कि 2 × 1 माइनस nx1 यानी कि 1, 2 अपॉन, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, नीचे कुछ भी है क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वैसे 1 आएगा। अच्छा, my2 यानी कि 2 × 2 4 माइनस ny1 यानी कि -1 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 + 1 कितना आ रहा है, 5, यानी कि क्या आ रहा है, 0,5। तो 5b बार क्या आएगा, n का पोजीशन वेक्टर आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन C है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वेक्टर एंड 3D, इसका 2018 का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके अंदर हम लोग 2017 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद 2016, एंड देन वी विल बी डन विद दी 12th स्टैंडर्ड का पार्ट। और जो 11th स्टैंडर्ड का पार्ट बचेगा उसके लिए मैं 1-2 वीडियोस बना लूँगा, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग सिर्फ। ठीक है, उसी से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपका आज का वीडियो आपको समझ में आया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गुड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, इफ़ अ लाइन मेक्स 120 डिग्री and 60 degree with the positive directions of x and z axis respectively, then angle made with the positive direction of y axis is equal to what? Options are 150 degree, 60 degree, 135 और 120 डिग्री। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। हमें अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है 120 डिग्री और गामा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। हमें क्या करना है, बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें पता है कि कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स और उनका स्क्वायर, और फिर सम करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है ना। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस 120 का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा यानी कि 60, कॉस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस 120 डिग्री कितना होता है, -½ होता है। ठीक है, -½ का स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस 60 यानी कि अगेन हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, यहाँ पे 1/4 लिख लेंगे, और 1/2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1/4 होता है। 1/4 प्लस 1/4 करो, क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। इस हाफ को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 - हाफ। तो हमको क्या मिल रहा है, कॉस बीटा का स्क्वायर हाफ के बराबर। कॉस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर मिल रहा है, हाफ के बराबर। ठीक है, तो कॉस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा ±√1/2 के बराबर। ठीक है, यानी कि 1/√2। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, तो कॉस बीटा की वैल्यू या तो +1/√2 है या तो -1/√2 है। +1/√2 कहाँ पर होती है, +1/√2 तब होती है जब बीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, और -1/√2 कब होगी, जब बीटा की वैल्यू 135 डिग्री हो जाए। तो 45 डिग्री तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, 135 है, तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन C है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने सेशन का। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, L and M are 2 points with position vectors 2a bar minus b bar and a bar plus 2b bar respectively. Then position vector of the point N which divides LM in the ratio 2:1 externally is। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट N के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ये पॉइंट N क्या कर रहा है, सेगमेंट LM को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट L के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, -1 है ना। पोजीशन वेक्टर से मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ।
फिर m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,2। ठीक है, n के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन से। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इससे हमको क्या मिल जाएंगे, n के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, उससे वेक्टर निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब सवाल बनता है कि x1 y1 और x2 y2 क्या है। जो पहले दिया हुआ है उसी को x1 y1 मानो और जो बाद में दिया हुआ है उसको x2 y2 मानो। अच्छा, और m और n क्या है, जो रेशो दिया हुआ होता है वहाँ से अपने को m और n की वैल्यू मिलती है। m क्या है, 2 है और 1 क्या है, n है। सारी वैल्यूज इधर पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, mx2 यानी कि 2 इंटू 1 माइनस nx1 यानी कि 1 2 अपॉन, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, नीचे कुछ भी है क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वैसे 1 आएगा। अच्छा, my2 यानी कि 2 इंटू 2 4 माइनस ny1 यानी कि -1 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 + 1 कितना आ रहा है, 5 यानी कि क्या आ रहा है, 0,5। तो 5b बार क्या आएगा, n का पोजीशन वेक्टर आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वेक्टर एंड 3D, इसका 2018 का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके अंदर हम लोग 2017 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद 2016 एंड देन वी विल बी डन विद दी 12th स्टैंडर्ड का पार्ट। और जो 11th स्टैंडर्ड का पार्ट बचेगा उसके लिए मैं 1-2 वीडियोस बना लूँगा, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग सिर्फ। ठीक है, उसी से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपका आज का वीडियो आपको समझ में आया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गुड लक।